नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसमें लिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है या क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है स्वपोषी पोषण के लिए। तो देखिए, स्वपोषी पोषण केवल और केवल पेड़ पौधों में होता है, मैं आपको बता दूं। और उसके लिए एक तो हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है उसकी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से मिल ही जाता है, और H2O। यदि ये चार चीज़ें मौजूद हैं तो कोई भी पेड़ पौधा स्वपोषी पोषण कर सकता है। इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ मिसिंग है तो पेड़ पौधे हमारे स्वपोषी पोषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ने लिया है कि स्वपोषी कौन होते हैं। तो आंसर है हरे पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधों के पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है। ठीक, तो पेड़ पौधों के पत्तों का रंग जो हरा होता है बेटा वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे 4 प्रकार के। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जाते हैं और कई बार वैसे भी पूछे जाते हैं। तो मनुष्य में कितने दांत होते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है, मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये होते हैं 20। दूध के दांत मतलब जो छोटे बच्चों के रहते हैं जन्म के टाइम पे, और फिर बाद में वो धीमे धीमे उखड़ते चले जाते हैं और उसके बाद परमानेंट दांत हमारे आ जाते हैं। अब देखिए इससे आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, यानी कौन कौन सी विटामिन है जो जल में घुल जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन बी और विटामिन सी ये 2 विटामिन ऐसी है जो काय में घुलती है? जल में। इसके अलावा बाकी सभी विटामिन काय में घुलती है? वसा में। तो देखिए अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए, डी, ई तथा के ये विटामिन सब काय में घुलती है? वसा में। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अब आप कहेंगे रतौंधी रोग क्या है? इस रोग में व्यक्ति को कम रोशनी में यानी शाम के समय या जब रोशनी घट जाती है उस समय स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब इस रोग को रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से जिससे होठ फटना या त्वचा संबंधित दिक्कतें आती हैं तो वो विटामिन बी की कमी से होता है, इसका नाम है बेरी। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। अब आप कहोगे स्कर्वी रोग क्या है? स्कर्वी रोग में मुख्य रूप से मसूड़े सूज जाते हैं और कई बार मसूड़ों में से खून भी आने लग जाता है दांतों के अंदर से। ठीक है, तो इसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या सूखा रोग। इसको रिकेट्स भी बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। ये मोस्टली छोटे बच्चों में होता है जो कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगला, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है प्रजनन क्षमता की कमी, यानी यदि विटामिन ई की कमी हो जाए तो वो पुरुष हो या महिला बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। इस रोग को महिलाओं में बांझपन कहा जाता है और पुरुषों में नपुंसकता कहा जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक आनुवांशिक रोग है। जैसे मान लीजिए चोट लग गई, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो थोड़ी बहुत देर उस चोट को, जहाँ पे हमारी चोट लगी या कुछ कटा छिला है तो उसको पकड़ के रखिए, कोई किसी चीज़ से दबा दीजिए, किसी कपड़े वगैरह से या पट्टी लगा के, तो थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। और अगर हीमोफीलिया रोग किसी को हो जाए तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनता। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और ये क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यकृत किस चीज़ का श्रावित करता है, किस चीज़ का श्रावण करता है हमारे शरीर में से? तो ये विकल्प के रूप में आता है। ऑप्शन दे रखे हैं लार, अग्नाशय रस, जठर रस या पित्त रस। तो ये करता है पित्त रस का श्रावण, यानी यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पित्त रस का श्रावण होता है किसके द्वारा? ऑप्शन दे रखे हैं पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा या आमाशय द्वारा। अभी हर पढ़ाया था तो यकृत द्वारा। ये क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा घुमा के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए और पूछ लिया जाता है कि पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा या वृषण द्वारा। तो इसका आंसर है यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि चर्मदाह या पेलेग्रा रोग
किस विटामिन की कमी से होता है? ये बॉडी से संबंधित रोग है, स्किन डिजीज इसको बोलते हैं। तो ये होता है विटामिन B5 की कमी से। वह प्रक्रिया, अगला क्वेश्चन, जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है उपचयी अभिक्रिया। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है उनके पत्तों में या पत्ती में। एक क्वेश्चन ये वाला कई बार यहाँ से आता है और यहाँ से कई क्वेश्चन देखिए बनते भी हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये वो अभिक्रिया है जो पेड़ पौधों के अंदर चलती है, इसी से पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन, और इसी को हम बोलते हैं स्वपोषण। तो देखिए इसमें क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 H2O के मॉलिक्यूल, और फिर हमें चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो हमारे लिए बनकर तैयार होता है ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल जल के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। और इसी प्रक्रिया से लगातार पेड़ पौधे हमें क्या करते रहते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। उत्पाद मानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कौन कौन से पदार्थ बनके तैयार होते हैं? तो एक तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा ऑक्सीजन और जल। ये तीनों चीजें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? यानी क्रिया के बाद जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है वो किस चीज में से बनती है? तो वो मिलती है जल के द्वारा, क्योंकि जल जो है बाद में ऑक्सीजन को रिलीज करता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद। क्लोरोफिल अवशोषित करता है किसको? प्रकाश की ऊर्जा को। प्रकाश ऊर्जा जो सूरज से मिलती है उसको अवशोषित करता है कौन? क्लोरोफिल। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? अर्थात क्या चीज नहीं बनती है? तो देखिए ऑक्सीजन तो बनती है, जल भी बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, तो क्या नहीं बनता है? CO2 नहीं बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा CO2। अगला, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। क्यों कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण कम करती है? देखिए ये CO2 को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और ऑक्सीजन बना देती है, और CO2 का कम होना ऑटोमेटिक एक वायु प्रदूषण को कम होना ही है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं पेड़ पौधों के पत्तों में, जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र यानी रंध्र छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उन रंध्रों में पाई जाती हैं द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई खाना चबाते हैं तो मुंह के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो वो लार ग्रंथियों में टॉयलिन और लाइसोजाम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए लार, यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि लार क्या काम करती है? तो लार पहली बात तो भोजन को सटकने में हेल्प करती है। दूसरी चीज, लार के साथ जो एंजाइम अंदर मिक्स होकर जाते हैं खाने के साथ, वो भोजन को सड़ने से बचाते हैं और पाचन क्रिया में भी क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। ठीक है, तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टॉयलिन और लाइसोजाइम। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। अब चूंकि प्रकाश संश्लेषण है तो प्रकाश संश्लेषण आप समझ चुके हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन। ठीक है, तो देखिए समझते हैं क्या है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में CO2, H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज, H2O तथा O2 में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसमें देखिए समीकरण देख लीजिए, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हमें चाहिए होता है। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं। ठीक है, तो सामने बनता है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि पोषण को परिभाषित कीजिए एवं उसके प्रकार बताइए कि पोषण है क्या चीज, आखिरकार क्या होता है पोषण? तो देखिए सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है,
तो पोषण के देखिए प्रकार समझिए अब। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार? एक तो स्वपोषी पोषण जो हमारे पेड़ पौधे करते हैं, और परपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। पेड़ पौधों के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं सब परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। कुछ पेड़ पौधे भी परपोषी होते हैं या विषमपोषी। कौन से? जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनका दंत सूत्र लिखिए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं ये बताना है, और उनका दंत सूत्र हमें बताना है। तो देखिए मनुष्य में निम्नलिखित प्रकार के 4 प्रकार के दांत हमारे पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? नंबर 1 कृंतक, जिनको हम बोलते हैं इंसीसर्स। इनका कार्य होता है भोजन को कुतरना, ठीक है, या काटना। दूसरा रदनक, जिनको हम बोलते हैं कैनाइंस। इनका काम होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। अगला है अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर्स। ये हमारी दाढ़ होती है, छोटी वाली दाढ़, ठीक है। इनका काम है भोजन को बारीक बनाना। और लास्ट चर्वणक, चौथा टाइप, जिनको हम बोलते हैं मोलर्स, और इनका काम है भोजन को पीसना, बिल्कुल और ज़्यादा बारीक बना देना, ठीक है। अब ये है दंत सूत्र। तो देखिए दंत सूत्र क्या होता है? I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3। अब आपको भाई ये क्या चीज़ है भाई? I का मतलब है यहाँ से कृंतक दांत, और C यानी कैनाइन यानी रदनक, PM यानी प्रीमोलर अग्रचर्वणक, और M यानी मोलर यानी चर्वणक, ठीक है। और सामने बनता है 8/8 × 2 = 32। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? श्वसन। क्यों श्वसन बोलते हैं इसको? क्योंकि भाई हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और वहां से एक क्रिया होती है जिससे खाद्य पदार्थों का विघटन हमारा हो जाता है। कोशीय प्रक्रमों की ऊर्जा मुद्रा या यूनिट क्या होती है? तो वो होती है एटीपी। क्या होती है? एटीपी। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी के अणु हमें प्राप्त होते हैं? तो हमें प्राप्त होते हैं 38 एटीपी के अणु एक बार के ऑक्सीजन के किससे होने से? ऑक्सीकृत होने से, जो हमारी श्वसन के अंदर क्रिया चलती है उससे। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से, पाइरूवेट के विघटन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पाइरूवेट के विघटन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, श्वास नाल की लंबाई कितनी होती है? तो श्वास नाल की लंबाई होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन की भूमिका होती है श्वसन में। क्यों होती है? क्योंकि जो हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं उसको ब्लड में घोलने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए श्वसन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो कूपिका के द्वारा होता है। कूपिकाएं कहाँ होती हैं? हमारे फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है कि श्वसन की परिभाषा लिखिए, श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या है श्वसन, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और लिखेंगे श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और क्या क्या प्रक्रिया है इसकी समीकरण देख लेते हैं यहाँ से। तो C6H12 है, O6 ये है ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, और क्रिया होती है तो क्या बनता है? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल H2O के, और 38 ATP की ऊर्जा। यानी श्वसन के समय चलने वाली प्रक्रिया है ये, ठीक है। अगला देखेंगे, हृदय कितने भागों में बटा होता है? तो जो मनुष्य का हृदय है वो कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा होता है, और उभयचर जंतुओं का हृदय 3 भागों में। उभयचर जैसे मेंढक वगैरह होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और जल में भी, उनका हृदय कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, ठीक है। शुद्ध रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनियों में। अशुद्ध रक्त बहता है शिराओं में। अशुद्ध रक्त किसमें होकर बहता है? शिराओं में होकर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य दाब यानी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब हिंदी में कहते हैं, ब्लड प्रेशर इंग्लिश में। तो वो होता है 120 से लेकर 80 mmHg यानी मिलीमीटर पारे के बराबर, ठीक है। अगला, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर
किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, अर्थात उस यंत्र का क्या नाम है जिससे हम रक्तदाब को मापते हैं? तो उसका नाम है स्फगमोमैनोमीटर। ठीक है, अजीब सा थोड़ा सा नाम है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। अगला है पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है? जो जाइलम होते हैं पेड़ पौधों में उनका क्या कार्य है? तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन, यानी ये जल जो हम पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उनसे जलों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और पूरे पेड़ तक पहुंचा के आने का काम होता है जाइलमों का। पादपों में फिलोएम का क्या कार्य है? देखिए फिलोएम जो होते हैं पेड़ पौधों में बनने वाले खाद्य पदार्थों को पूरे पेड़ पौधों के भाग में क्या करते हैं, पहुंचा के आते हैं, ये फिलोएम का काम है। फिलोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में? सुक्रोज शर्करा के रूप में। एक क्वेश्चन यहां से और आता है कि लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी, इनको इंग्लिश में बोला जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो होता है 120 दिन लगभग। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 12 से 18 दिन तक। अगला रुधिर के कार्य लिखिए। तो रुधिर के कुछ प्रमुख कार्य हमारे निम्नलिखित हैं। रुधिर मतलब हमारा जो ब्लड है बॉडी के अंदर उसके कार्य। तो रुधिर के कार्य निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा के आना, और ऑक्सीजन के बाद जो CO2 वहां बनती है क्रिया होने के बाद उसको फिर वापस लेके आना, ये किसका काम है? हमारे ब्लड का। रुधिर के गैसों का परिवहन करता है। दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन और शरीर ताप का नियंत्रण और नियमन, ये किसके कार्य हैं? हमारे रुधिर के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन सीखेंगे बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए और इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या परिभाषा होती है हमारे बाष्पोत्सर्जन की। तो पादपों के वायवीय भागों से बाष्प के रूप में होने वाली जलहानि को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पेड़ पौधे लगातार जड़ों के द्वारा जल का अवशोषित करते हैं और उस जल को बाष्प बना के वायुमंडल में क्या करते रहते हैं? उड़ाते रहते हैं। इसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको समझ लेते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? नंबर 1 तापमान। अब मैं आपको यहाँ समझाता चलूँ हाल के हाल कि तापमान के बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। देखिए ऐसा समझिए कि आपके पेड़ पौधे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो देखिए पानी जल्दी सूख जाता है हर जगह का। जैसा मान लीजिए आपने कपड़े धोकर डाले तो आपके कपड़े गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, बाकी जब गर्मी कम होती है तो कपड़े देर से सूखते हैं। इसका मतलब तापमान के बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन का मान बढ़ता है और तापमान के घटने से बाष्पोत्सर्जन का मान घटता है। अगला है वायु की गति, यानी जब हवा तेज चलती है तब भी बाष्पोत्सर्जन बढ़ता है और जब हवा धीमे धीमे चलती है तो बाष्पोत्सर्जन घटता है। देखिए गांव के बच्चे इस तरह समझ सकते हैं कि जब हवाएं ज़्यादा चलती हैं तो जो खेतों में पानी लगा होता है वो जल्दी सूख जाता है, जब हवाएं धीमे चल रही होती हैं तो खेतों में लगा हुआ पानी देरी से सूखता है, वो पानी ज़्यादा दिन तक हमारा काम कर जाता है। ठीक है, अगला है प्रकाश की तीव्रता, यानी जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो बाष्पोत्सर्जन क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा, और जब प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो बाष्पोत्सर्जन धीमे धीमे होता है। अगला है वायुमंडलीय आर्द्रता, ये इसमें उल्टा होता है। आर्द्रता का मतलब है नमी, कि कितनी नमी वायुमंडल में है, और सबसे ज्यादा नमी कौन से मौसम में होती है? बारिश के मौसम में। तो आप देखेंगे वायुमंडल में जब नमी ज्यादा होती है तो बाष्पोत्सर्जन धीमे धीमे होता है, और जब वायुमंडल में नमी कम होती है तो बाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय का भार होता है लगभग 300 ग्राम। ठीक है, लगभग 300 ग्राम वजन होता है हमारे हृदय के भार का। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी जो होती हैं वो किस तंत्र से संबंधित हैं? मनुष्य की जो किडनी है वो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। उत्सर्जन किडनी जो होती है हमारे उस उत्सर्जन में क्या लेती है? भाग, और ये हमारी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालती है पेशाब के रूप में। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा अगले क्वेश्चनों में। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क अर्थात किडनी। ठीक है, इनका काम होता है हमारे बॉडी में मूत्र का निर्माण करना और मूत्र के साथ साथ हमारे शरीर में बनने वाले जो यूरिया है उसको क्या करना? बाहर निकालना, यूरिया को मूत्र के द्वारा।
मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। उत्सर्जी उत्पाद मतलब जिसको हम मुख्य रूप से बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो कौन है? यूरिया है। अगला है यहाँ से कि कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो वो है यकृत। यकृत जो है अमोनिया को इसमें बदल देता है, यूरिया बदल देता है। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में यानी किडनीज में। यकृत संश्लेषित करता है किसको? यूरिया को, बिल्कुल। गुर्दे की इकाई, गुर्दा अर्थात किडनी, ठीक, की इकाई को उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। कौन सी इकाई है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है? वो है नेफ्रॉन, ठीक है। और गुर्दे हमारे नेफ्रॉन से ही बने होते हैं। गुर्दे कह लो, किडनी कह लो या वृक्क कह लो, एक ही बात है। अगला, उत्सर्जन क्या है? परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए। तो देखिए किस तरीके से समझा आपने उत्सर्जन को। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बाद जो भी हानिकारक पदार्थ बनकर तैयार होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। यानी कौन कौन से अंग हमारी बॉडी में हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो देखिए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग कुछ निम्नलिखित हमने देखिए बता रखे। नंबर 1, सबसे पहले वृक्क अर्थात किडनीज। ये कितनी होती है? 2 होती है, मैं पहले बता दूं। तो वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये यूरिया को पेशाब के रूप में शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। कौन? वृक्क। वृक्क का काम है हमारे बॉडी में बनने वाली यूरिया को पेशाब के रूप में शरीर से क्या करना? बाहर निकालना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला अंग कौन सा? त्वचा यानी स्किन। तो त्वचा हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को पसीने के रूप में क्या करती है? बाहर निकालती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है यकृत अर्थात लीवर। तो यकृत हमारे शरीर में बनने वाली अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत सबसे पहले क्या करता है? अमोनिया को यूरिया बदल देता है और फिर यूरिया को भेज देता है भैया वृक्क के पास, बोले अब तुम संभाल लो इसे। और फिर वृक्क उसको पेशाब के रूप में शरीर से क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। अगला अंग जो उत्सर्जन में काम करता है वो है फेफड़े अर्थात लंग्स। तो फेफड़े हमारे शरीर से किसको बाहर निकालते हैं? CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो मूत्र का निर्माण करता है वृक्क अर्थात किडनीज। और कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? तो वो करता है यकृत। ये काम कौन करता है? यकृत, ठीक है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का कि वृक्क किससे बने होते हैं? तो वृक्क बने होते हैं नेफ्रॉन से। कई बार ये भी पूछता है कि वृक्क की इकाई क्या है, तो आप लिख देंगे नेफ्रॉन, ठीक है। बाकी ये वीडियो हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चनों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक वगैरह कर दिया करें और अपने कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी साथियों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।